हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में परासरण, विसरण, प्रकार और अंतर उसके बारे में पूरी जितनी भी जानकारी थी उतनी प्रदान कर दी थी, है ना। जितनी बातें भी महत्वपूर्ण थी उन दोनों के विषय में मैंने उनको बता दिया था। आप यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ही ये परासरण दाब आपको समझ में आएगा। क्योंकि पहले आपको परासरण पता होना चाहिए, फिर परासरण दाब समझ में आएगा, है ना। तो चलिए यहां पर देखिए, मैंने क्या है कि एक डायग्राम ले लिया है परासरण दाब को समझाने के लिए। मैंने कल भी आपको बताया था कि परासरण किसे कहते हैं, है ना। तो परासरण आपको समझ में आ ही गया होगा। वैसे मैं फिर से बता देता हूं, मान लीजिए किसी ने नहीं देखा हो, है ना। तो परासरण देखिए क्या है कि परासरण की परिभाषा क्या थी कि विलायक अथवा जल के अणुओं का, विलायक अथवा जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है ना। तो देखिए यहां पर इस साइड में क्या है, इस साइड में प्योर पानी भरा हुआ है, इस साइड में क्या है, इस साइड में है विलयन। इधर केवल जल है, इधर है विलयन। अगर इधर विलयन है तो इसका मतलब क्या, विलयन का मतलब इधर ये है कि इधर विलय भी है और विलायक भी है। विलयन कैसे बनेगा, विलय और विलायक से, है ना। तो इधर आपका विलय भी है और विलायक भी है ना। इधर केवल कौन है, तो इधर केवल पानी है। तो परिभाषा आपने परासरण की कल पढ़ी थी कि जिधर केवल पानी होगा और जिधर ये मिक्सचर होगा, यानी पानी यहाँ केवल पानी है तो पानी की मात्रा इधर ज्यादा है या पानी की सांद्रता इधर ज्यादा है, इधर पानी की मात्रा या सांद्रता ज्यादा है, इधर पानी की मात्रा या सांद्रता कम है। समझाने के लिए मैं आपको सांद्रता को मात्रा भी कह देता हूं, है ना। तो इधर पानी की मात्रा या सांद्रता ज्यादा है, इधर पानी की मात्रा या सांद्रता कम है। तो क्या करेगा, पानी ऑटोमेटिक इस साइड से इस साइड में क्या करेगा, मूव करना चालू कर देगा। यही तो परासरण की डिफिनेशन है कि पानी अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएगा या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। तो पानी क्या होगा, ऑटोमेटिक इस साइड से इस साइड जाएगा। ये कब तक जाएगा, क्या हमेशा जाता ही रहेगा, नहीं, हमेशा जाता नहीं रहेगा। ये तब तक जाएगा जब तक दोनों तरफ पानी की सांद्रता या पानी की मात्रा बराबर नहीं हो जाती है ना। जैसे ही इन दोनों साइड में पानी की मात्रा बराबर हो जाएगी, वैसे ही पानी का जो ऑटोमेटिक फ्लो है वो रुक जाएगा, परासरण की क्रिया बंद हो जाएगी। ये बीच में क्या लिखा है, एसपीएम। तो एसपीएम का मतलब होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हिंदी में लिख लीजिएगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो ये डायग्राम आपको समझने के लिए बनाना भी होता है। मान लो एग्जाम में परासरण दाब आता है, आपको परिभाषा नहीं याद आ रही तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। तो बीच में लगी हुई है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, जो विलयन के आधे अणुओं के लिए पारगम्य हो। विलयन के दो घटक, विलय और विलायक। तो जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है वो केवल विलायक अणुओं के लिए पारगम्य होती है। इसलिए यहां से विलायक कौन होता है, वाटर। इसलिए पानी इस साइड से इस साइड में ऑटोमेटिक जाना चालू कर देगा अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के। इसी क्रिया को कहते हैं परासरण। अब क्या होगा कि यहां से पानी ऑटोमेटिक इधर जा रहा है। तो जब ऑटोमेटिक पानी इधर से इधर जा रहा है तो क्या होगा कि एक समय ऐसा होगा कि इधर पानी की मात्रा कम हो जाएगी, इधर पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इधर पहले से भी पानी है। और इधर क्या है कि इधर का पानी इस साइड में चला जाएगा। अब क्या करना होगा कि ये जो परासरण की क्रिया अपने आप हो रही है ना, कोई प्रोसेस अपने आप हो रही हो तो उसमें क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि उसमें हमें लॉस होने लगेगा, नुकसान होने लगेगा। कोई भी प्रोसेस हो रही हो, मान लिया घर में पानी बह रहा हो, है ना, तो उसमें क्या है कि अगर वो बहता ही जा रहा तो उससे क्या होगा कि हमें जल की कमी हो जाएगी, है ना। जो वाटर है, पृथ्वी पर उपस्थित जो पानी है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी प्रकार से यहां से जैसे पानी इस साइड में जा रहा तो इसकी मात्रा इस साइड में कम हो जाएगी। अब क्या करना होगा कि ये जो परासरण की क्रिया के द्वारा पानी जा रहा है इस साइड से इस साइड में, तो इसको रोकना होगा। अब इसको रोकेंगे कैसे, तो सेकंड वाले विलयन पर देखिए ऊपर लगा हुआ है पिस्टन। यानी यहां पर कोई उपकरण या कोई पिस्टन लगा करके आपको क्या करना होगा, इधर दाब लगाना होगा। इस पिस्टन को नीचे क्या करना होगा, हल्का सा दबाना होगा। तो परिभाषा क्या बनेगी, इधर से इधर हो रहा है परासरण, तो परासरण की क्रिया को, यानी इधर से इधर परासरण हो रहा है, परासरण ना हो, परासरण को रोकने के लिए इधर दाब लगाएंगे, है ना। तो परिभाषा सुनिएगा कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए
इस विलयन पर क्या करेंगे, दाब लगाएंगे। देखिए इधर दाब लगाएंगे तभी तो पानी जो इधर ऑटोमेटिक आ रहा है वो इधर रुकना चालू हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा, है ना। तो इधर क्या करना होगा, हमें दाब लगाना होगा। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं, या उसे उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन बन जाएगी। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए पाई सिंबल लिखा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक। तो परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखिएगा कि ये जो परासरण दाब है ना, अब ये किस पर डिपेंड करता है, ये सांद्रता पर डिपेंड करेगा। किसकी सांद्रता पर, तो ये विलय की मात्रा या विलय की सांद्रता या विलयन की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। विलयन की सांद्रता में क्या होगा कि विलय की वजह से ही तो उसकी सांद्रता बनेगी। सांद्रता का मतलब गाढ़ापन, और गाढ़ापन क्या होगा, विलय की मात्रा से आएगा, क्योंकि विलायक तो पानी ही होता है। पानी के अंदर जब कुछ विलय मिलाएंगे तभी तो उसमें गाढ़ापन आएगा, तभी इसमें सांद्रता होगी। तो यहां पर विलयन के अंदर क्या होगा, सांद्रता होगी। यानी जितने ज्यादा इधर क्या होगा कि कंसंट्रेशन होगा, विलय की मात्रा ज्यादा होगी, उतने ज्यादा मात्रा में इधर से इधर की ओर पानी आएगा। अब क्या होगा कि ये जो परासरण दाब है ना, इधर से आप दाब लगाएंगे तो जितनी तेजी के साथ पानी इधर से इधर इस साइड में जा रहा है, यानी इस साइड से इस साइड में मूवमेंट कर रहा है, जितनी तेज पानी इधर से इधर जा रहा है, हमें क्या करना होगा, उतना ही ज्यादा दाब लगाना होगा किधर, विलयन पर, ताकि ये परासरण की क्रिया रुक जाए, है ना। अब परासरण को रोकने के लिए दाब लगाना होगा, और जितनी तेज परासरण की क्रिया हो रही होगी उतने ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा, है ना। और ये लगाने की जो प्रक्रिया है किस पर डिपेंड कर रहा है, ये क्यों हो रहा है इतनी जल्दी जल्दी परासरण, तो जितनी ज्यादा सांद्रता होगी उतने ज्यादा परासरण दाब लगाना पड़ेगा हमें, है ना। तो सीधा सीधा यहां से ये रिलेशन बन जाएगा कि परासरण दाब जो होता है वो विलयन में उपस्थित या विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। और सांद्रता को कैपिटल सी से लिखते हैं, सी फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन सांद्रता, है ना। तो परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है ना। तो यहां पर हो जाएगा जो आपका पाई है, अर्थात करके क्या लिखेंगे कि परासरण दाब विलयन की सांद्रता कैपिटल सी, और तापमान की क्या होगा, समानुपाती, क्योंकि टेम्परेचर पर भी ये परासरण की क्रिया डिपेंड करती है ना। तो पाई समानुपाती हो जाएगा कैपिटल सी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या होगा कि ये परासरण की क्रिया टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी, अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी तो पानी और तेजी से फ्लो करेगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि पाई अनुक्रमानुपाती सी के हो जाएगा, और उसके बाद यही पाई अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हो जाएगा टी, यानी टेम्प। तो पाई समानुपाती सी के हो जाएगा, उसके बाद पाई समानुपाती टी। तो यहां से लिख देंगे कि पाई समानुपाती हो जाएगा टी, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2, है ना। तो जो परासरण दाब है पाई वो सांद्रता सी के समानुपाती हो जाएगा, और टेम्परेचर टी के समानुपाती हो जाएगा, है ना। वो तो मैंने आपको रीजन बता ही दिया कि तापमान बढ़ेगा तो अणुओं की क्या है, ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी अगर अणुओं की, तो परासरण की क्रिया भी तेज हो जाएगी, तो तापमान पर भी डिपेंड करेगा, ठीक। तो अब इन दोनों को मिला देंगे, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे। तो पाई दोनों के समानुपाती है, तो पाई दोनों के समानुपाती एक समीकरण में लिख देंगे हम। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या, पाई समानुपाती सी और टी के, ठीक। तो पाई हो जाएगा समानुपाती सी और टी हो जाएगा, ये हो गया। अब समानुपाती का सिंबल हटाएंगे ये वाला, तो कोई नियतांक आ जाएगा, यहां पर नियतांक कौन आएगा, कैपिटल आर। तो चलिए लिख लेते हैं कि पाई बराबर आर सी टी, ये हो गया। आर क्या है यहां पर, तो आर है आपका गैस नियतांक या गैस स्थिरांक इसको कहते हैं। इसका मान कितना होता है, तो इसका जो मान होता है 0.0821, ये इसका मान होता है आर का। ये आर की वैल्यू फिक्स रहेगी, आपको सवाल में कहीं भी रखना है तो 0.0821 रख देंगे, है ना। इसको लिख लीजिएगा कि ये गैस स्थिरांक या इसको गैस नियतांक कहते हैं, ठीक। उसके बाद पाई बराबर आर सी टी हो गया। अब सी क्या है, सांद्रता। तो सांद्रता क्या होती है, सांद्रता होती है कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या
उसकी क्या कहलाती है? सांद्रता। और इस सांद्रता का एक स्पेशल नाम था, क्या नाम था? मोलरता। तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे बुक वगैरह में किसी भी, है ना, तो सी की जगह पर आपको एम भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कैपिटल एम। क्या होता है? मोलरता। तो सांद्रता ही तो मोलरता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता की परिभाषा ही तो है। और सांद्रता क्या है? सांद्रता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो चाहे यहां पर एम लिख लीजिए, चाहे यहां पर कैपिटल सी ही लिखा रहने दीजिए, दोनों बिल्कुल सही हैं। तो यहां पर क्या लिख लेंगे? यहां लिखेंगे सांद्रता की परिभाषा से, सांद्रता की परिभाषा से, सांद्रता की परिभाषा C बराबर एन अपॉन वी, कैपिटल C बराबर एन अपॉन वी, ये बन जाएगा C बराबर एन अपॉन वी। अब इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3। तो C बराबर एन अपॉन वी की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, इक्वेशन आगे बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू सी का मान यहां पर रख देंगे तो एन अपॉन वी हो जाएगा, उसके बाद इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। वी को इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते तो पाई वी बराबर एन आर टी बन जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, है ना। सवाल लगाने के लिए आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, या इसको मैं और आगे आपको बढ़ा करके बता देता हूं। एन क्या है? एन है मोल, मोलों की संख्या। अब मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो यहां पर क्या हो जाएगा, है ना, कि मोल स्मॉल एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का मोल होगा स्मॉल एन, तो यहां पर ये हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इस साइड में बता देता हूं, इधर इस साइड में मैं आपको बता देता हूं। यहां से क्या हो जाएगा? एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, यहां एन की वैल्यू रख दीजिए, तो ये बन जाएगा पाई वी बराबर एन की वैल्यू कितनी है? डब्ल्यू अपॉन एम। तो डब्ल्यू अपॉन एम हो गया, इंटू क्या है? आर है, और इंटू टी है, ये है। अब आप वी को यहां भी नीचे भी ला सकते हैं, तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पाई वी बराबर, इधर ले आइए इसको, तो पाई वी बराबर एम आर इंटू टी, और ये हो जाएगा वी। तो आपका जो परासरण दाब का फाइनल फार्मूला है वो ये बन जाएगा। यहां पर कौन क्या है अगर आप लिखना चाहें तो मैं उनको बता देता हूं। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार। कैपिटल आर क्या है? गैस नियतांक या गैस स्थिरांक, यहां मैंने बताया इसकी वैल्यू 0.0821। टी क्या है? टेम्परेचर या तापमान, किसमें रखना है? केल्विन में। ठीक। स्मॉल एम विलेय का अणुभार। वी क्या है? आयतन है, आयतन को किसमें रखना है? तो लीटर में रखना है ना। तो यहां पर पाई बराबर डब्ल्यू आर टी अपॉन एम इंटू वी, ये आपके परासरण दाब का फार्मूला बन जाएगा। आप चाहें तो यहां से भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, सेम आंसर आएगा, केवल यहां फार्मूला बढ़ गया है बस। अब ये परासरण दाब पाई है, अब ये दाब इसका मात्रक क्या आएगा परासरण दाब का? तो इसका मात्रक तो बार आ सकता है, या वायुमंडल लिखा हो सकता है, या मिलीमीटर मरकरी लिखा हुआ हो सकता है ना। तो इसके दाब के मात्रक तो कई होते हैं, तो परासरण दाब का जो मात्रक है वो बार लिख सकते हैं, वायुमंडल लिख सकते हैं, है ना, या मिलीमीटर मरकरी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये परासरण दाब की इक्वेशन होती है, जो कि मैंने आपको प्रूफ करवा दिया है, डिराइव करवा दिया है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपसे कर लेता हूं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को। तो देखिए परासरण के आधार पर जो विलयन होता है कई प्रकार का हो जाता है ना। तो देखिए सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि प्रति परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्टकट में जिसको कहते हैं आरओ, है ना। आरओ का पानी आपने पिया होगा, तो जो आरओ का पानी होता है वो शुद्ध किया जाता है प्रति परासरण की प्रक्रिया के माध्यम से। अब देखिए प्रति परासरण होता क्या है, लिखा हुआ है कि यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है तो परासरण की दिशा बदल जाती है। आपको पता है कि ये एक विलयन था, इसमें परासरण की क्रिया कहां से कहां हो रही है? इसमें परासरण की क्रिया देखिए इस साइड से पानी इधर जा रहा है, इस साइड से इधर पानी जा रहा है। अब हम क्या करेंगे? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाएंगे उसे परासरण दाब कहेंगे। उसके बाद हमने क्या किया कि यहां पर एक पिस्टन लगा करके, है ना, ये पिस्टन लगा करके हमने बहुत ज्यादा प्रेशर, हमने परासरण दाब से अधिक प्रेशर लगा दिया। यानी परासरण दाब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए होता है। अब आप दाब लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि जब जो इधर का पानी होगा वो क्या करेगा, भाई ये तो पूरी तरीके से बंद है, कहीं और जा नहीं सकता पानी। अब क्या होगा कि वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं इसको, इस झिल्ली से होकर के पानी वापस उल्टा फ्लो करना
चालू कर देगा। ये तो यहां पर पानी के जो फ्लो की डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगी, विलयन से विलायक की ओर हो जाएगी, अपोजिट साइड में। यानी जब परासरण की क्रिया उल्टा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं प्रतिपरासरण। प्रति का मतलब उल्टा, परासरण का मतलब परासरण। तो जब परासरण की क्रिया उल्टा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं प्रतिपरासरण। जो आप सामने देख रहे हैं कि अब पानी का प्रवाह कहां से होगा, विलयन से इस साइड में होगा, इधर की ओर। तो इसको कहा गया है प्रतिपरासरण, या इसी को कहते हैं प्रतिलोम परासरण, है ना। इसका उपयोग भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका उपयोग समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में किया जाता है ना। उसको जो है शुद्ध करने में, या जो आरओ का पानी आप देखते हैं वो भी क्या है, प्रतिपरासरण का ही उदाहरण है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से, है ना, क्या किया जाता है, पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। सेकंड देखिएगा लिखा हुआ है कि समपरासरी विलयन, यानी वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उसे हम समपरासरी विलयन कहते हैं। यानी ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें हम समपरासरी विलयन कहते हैं। परासरण दाब को किससे, पाई से लिखते हैं। तो समपरासरी विलयन के लिए शर्त क्या बनेगी, पाई 1 बराबर पाई 2। देखिए ये बन जाएगा पाई 1 बराबर पाई 2। समपरासरी विलयन के लिए ये शर्त बन जाएगी, है ना। या इसके लिए ये भी लिख सकते हैं कि C1 बराबर C2, C1 बराबर C2 भी लिख सकते हैं। C1 बराबर C2 कहां से लिखते हैं, देखिए जैसे पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है C1 RT। पहले वाले के लिए ये हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए C2 RT, और दोनों तरफ सेम है तो ये काट देंगे, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, C2। तो यहीं से मैंने इसके लिए लिखा। तो मान लिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है कि समपरासरी विलयन के लिए कौन सा सही है ना। तो पाई 1 बराबर पाई 2 या C1 बराबर C2 भी लिखा हुआ हो सकता है। उसके बाद अल्प परासरी विलयन, इसको कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, है ना। ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है कि वे परासरणी विलयन, है ना, यानी वे विलयन जिनमें जिस विलयन का परासरण दाब, यानी किन्हीं दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे कहते हैं अल्प परासरी विलयन। मान लिया कि यहां पर कोई पहला विलयन था, इसका परासरण दाब क्या है, कम है, तो पाई 1 ग्रेट लेस देन किससे हो जाएगा, पाई 2 से। यानी पाई 1 का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, पाई 2 से कम हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा कि सेकंड वाला, जिस विलयन का परासरण दाब ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं आपका अति परासरी विलयन, यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक था आपका परासरण दाब का फार्मूला और उससे संबंधित जितनी भी डिफिनेशंस थे उनको आज को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और आप देख लीजिए कि सभी क्लासेस के वीडियो स्टार्ट हो गए हैं ना। क्लास 9th भी स्टार्ट हो गया है, 11th भी स्टार्ट हो गया है। अब सभी सब्जेक्ट के वीडियोज आपको रेगुलर रूप से मिलते रहेंगे। तो वीडियो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।